असं काय केलं आहे आणि ह्यामध्ये अशी काय विशेषता आहे? पूर्ण सांगलीमध्ये हा एक टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है। आपने सोचा था कभी आप LIC एजेंट के साथ शादी करेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ थी इनके। क्यों आप खिलाफ थे LIC एजेंट बनने के? कुछ कुछ अनुभव आए थे मायके में, अच्छा, इसलिए। मैं मीडिया में काम करता था। मीडिया में काम मेरा बेसिक प्रोफेशन जो है वो मीडिया का है, और उसी टाइम मैंने सोचा कि यहाँ इसके बाद मैं कहीं नौकरी नहीं करूँगा। और 2015 में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे जिंदगी में। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास कॉल आया। मैंने आपका सेवा 2013 का मैगजीन मुझे मिला 2015 में, 2 साल बाद। मैंने वो पढ़ा है, वो बहुत अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपने जो वहाँ संकलन किया वो अच्छा है, आपका PR अच्छा दिखता है, आ जाइए यहाँ पे, हम बातें करेंगे, चाय लेंगे। मेरे दिमाग में जो घंटी बजी वो ऐसी बजी कि मैगजीन चलाता हूँ मैं, चलो LIC का एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकलता है पता चलेगा। इसके हिसाब से मैं, उन्होंने बुलाया, उसका निमंत्रण स्वीकार किया और उनको बोला, सर जी बोलिए आप कब मुझे आना है? आ जाइए 4 बजे। पहले ही टाइम उन्होंने जब मुझे ऑफर दिया, उसी टाइम मैंने उनको इनकार कर दिया। ऐसा सब होने के बाद उन्होंने फॉर्म भर दिया, मुझे इतना सारा पढ़ने के लिए दे दिया, जाओ परीक्षा देनी है, एग्जाम देनी है, ये सब कह के। डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आ रहा था। वैसे ही जो ब्रांच मैनेजर थे लोंढे साहब, उनका भी फोन आना शुरू हो गया। राहुल, क्या तूने वो एग्जाम नहीं दी? क्यों नहीं दी? दोबारा पैसे भरना पड़ेगा, फिर से दे दो। फेल होने के इरादे से वो एग्जाम करने गया। अच्छा, पास हो गए। जितना मुझे वहाँ पे आउट मिलता है उतना अगर मैं यहाँ से पाऊँ तो भी मैं सेटिस्फाई हूँ। और उतना मुझे जो मिलता है इसमें मेरा इरादा ये था कि मेरा ट्रैवलिंग का जो खर्चा है इतना निकलेगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ओके। पहले साल 12 पॉलिसी, दूसरे साल में 18 पॉलिसी, और कमीशन डबल हो चुका था, 1.5 लाख। तब मेरे दिमाग में वो घंटी लगी कि अरे यहाँ मैं कुछ तो अलग कर सकता। शाम को जब वो सेशन खत्म होता था तो मैं सर को फोन करता था और बताता था, सर जी जो आप वहाँ बताते थे वही यहाँ आके सुन रहा हूँ, अलग सा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे भी दिए हैं तो इसकी कीमत अब पता चल रही है। और उसी साल मेरा MBIT कंप्लीट हो चुका था। 2015 के बाद बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आपके लाइफस्टाइल में किस प्रकार से बदलाव आया? और 2017 में मैंने पहली मेरी जिंदगी की 4 व्हीलर ली। ऑफिस जो लिया है वो 2020 में मैंने परचेस किया, 21 में मुझे पोजीशन मिला। आनंदा मेरे से 2019 से जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरा पहला MBIT हो चुका था, उसके बाद से वो मेरे पास है। उस टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है, सभी सर्विसिंग का काम वही देखता है। और ऑफिस में मेरी साली है, पहले बीवी दिखती थी, अभी साली देखती है। वो जो बैक ऑफिस का है, जो रिन्यूअल वगैरह कलेक्शन है, उसका मैसेज करना, फ़ोन कॉल करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, उसका जो भी काम है वो दिखती है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, सभी अच्छा ही है। वो ऐसा मेरे जैसा क्या बोलते हैं सोचना मत उनको, यही कहूँगी। अगर मैं जब वो मुझे बोलते थे तभी अगर मैंने फोकस किया होता तो मेरा 2019 में जो MBIT हुआ वो मैं 2016 में ही कर पाता। आणि त्याचं बेड झालेलं होतं, शिक्षक व्हायचं होतं, त्यामुळे ते काय लक लागली नाही, म्हणून त्याला हा बिझनेस स्वीकारला। मला कशाचाही गर्व वाटत नाही, तो करतोय तो चांगलं करतोय एवढाच सन्मान, बाकी काही नाही। उनकी सभी बातें उन पर गर्व आता ही है। सभी बातें अच्छी है। सक्सेसफुल का एक ही राज है सर, मुझे जो आदत है लोगों से मिलना, उनसे जान पहचान बढ़ाना, PR डेवलप करना, वो मुझे मीडिया से लग चुकी है। ओके। मैं कहाँ भी घुस जाता हूँ, किसी भी मिलता हूँ, पर मैं सिर्फ इंश्योरेंस ही करता हूँ, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस में ही काम करता हूँ। मैं खुद को एडवाइजर नहीं बोलता, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलता हूँ। लगभग उस टाइम उन्होंने मुझे, 2 पार्टनर है, उनको मैंने एनुअली 17 लाख का प्रीमियम बेचा था। आपने अगर मेरा विजिटिंग कार्ड देखा तो उस पर LIC का लोगो ही नहीं है। अच्छा, ओके। सिर्फ मेरा नाम है। मैं मेरे नाम का ब्रांड लेके जाना चाहता हूँ। LIC तो बड़ा ब्रांड है, उसका नाम बताने से मेरा ब्रांड नहीं बनेगा। LIC तो LIC है ही। TOT का गोल है सर। महाराष्ट्र के सांगली शहर से नजदीक देशिंग एक छोटा सा गांव है
और इस गांव में हम राहुल कुलकर्णी नाम के एक इंश्योरेंस एडवाइजर से उनके घर पर मिलने आए हैं, उनके गांव में आए हैं। और राहुल कुलकर्णी से हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि वो सांगली जो इतना बड़ा शहर है, इस शहर में वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है। इस वीडियो में हम राहुल कुलकर्णी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस माइंडसेट को लेकर वो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बने। और इस वीडियो की विशेषता ये भी है कि उनकी पूरी फैमिली मेंबर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। उनके माता पिता हैं, उनकी धर्मपत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, जो कि इस वीडियो में हमारे साथ में होंगे। राहुल कुलकर्णी से तो हम जानेंगे कि उनकी कामयाबी की राज क्या है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर से भी हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों का BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। 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 आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, तुमचा मुलगा राहुल कुलकर्णी, आम्ही मुंबईतून इकडे आलोय याचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी, काय दिलं खायला तुम्ही एवढा सक्सेसफुल बनला? आहे भाजी शेतकऱ्याचं काय असणार. असं काय केलं हे आणि ह्यामध्ये अशी काय विशेषता आहे? पूर्ण सांगलीमध्ये हा एक टॉप इन्शुरन्स ॲडवायझर आहे, तुम्हाला काय वाटतंय? आम्हाला आनंद वाटतोय. हा, आम्हाला आनंद वाटतोय. आनंद वाटतोय, पण ह्याच्यामध्ये विशेषता काय आहे ते सांगा. संस्कार गेले. संस्कार चांगले आहेत मुळात म्हणजे. संस्कार चांगले, सर्वांच्या मध्ये मिळून मिसळून राहून काम केलेलं आहे त्यांनी. पढाईमध्ये खूप छान होता. हो, पढाईमध्ये चांगला होता तो. हाँ? हो, खूप छान होता. हो. आपका नाम क्या है? रेवती राहुल कुलकर्णी। रेवती? रेवती, हाँ। आपका नाम क्या है? अवंती। अवंती। राहुल, आप बताओ मेरे को कि इंश्योरेंस में आने से पहले आप कौन से साल में इंश्योरेंस का काम चालू किया आपने? सर जी, मैंने 2015 में इंश्योरेंस का काम मेरा शुरू हुआ। 2015 में चालू? 23 मार्च 2015। 23 मार्च 2015, ओके, ठीक है। उससे पहले मैं 2007 से लेकर 2015 तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं आप मुझे बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? अस्मिता राहुल कुलकर्णी। अस्मिता जी, आप लोगों की शादी कौन से साल में हुई? 2014। 2014 में हुई। मतलब आपकी शादी होने के बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, LIC एजेंट बन गया। आपने इनको सलाह दी LIC एजेंट बनने? बिल्कुल भी नहीं। आपने सोचा था कभी आप LIC एजेंट के साथ शादी करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ थी इनकी। LIC एजेंट नहीं बनाना चाहती थी? जी। अभी भी खिलाफ है? नहीं। अभी खिलाफ नहीं? क्यों आप खिलाफ थे LIC एजेंट बनने के? कुछ अनुभव आए थे मायके में। अच्छा, इसलिए आप तो आप ये जो खिलाफ थी, ये कितने समय के बाद आपका मन से ये निकल गया? 1 साल। 1 साल तक था। तो कैसे निकला आपके मन से ये? उनको वही करना था, उनकी जिद थी कि वही करने वाले हैं। आपने कुछ मतलब जिद की वजह से ही ये दिमाग से निकाल दिया, या आपको लगा कि ये इसमें कुछ कर सकते हैं? जी, वही ऐसा लगा वही भी आपको? लगा। आपको ऐसा लगा? बहुत बढ़िया, चलो एट लास्ट आपको सपोर्ट मिल गया। हाँ राहुल जी, तो 2015 में आपने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, और उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं मीडिया में काम करता था। मीडिया में काम? मेरा बेसिक प्रोफेशन जो है वो मीडिया का है। मीडिया का बेसिक? हाँ, 2007 में मैं डेली पुण्यनगरी नाम का सांगली में एक न्यूज़पेपर है, ओके, वहाँ मैं यही देसिंग डेडलाइन के लिए काम करता था, रिपोर्टर। कौन से साल में? 2007 से 2010 तक। अच्छा, 2007 से आपने काम करना शुरू किया। और तो उसी आप मीडिया में काम करते हाँ, थे? और उसी साल जब मैं डेली पुण्यनगरी ज्वाइन किया मैंने, उसी साल लगभग 3-4 महीने के बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो सांगली आकाशवाणी में अनाउंसर का भी मुझे जॉब मिला, वहाँ भी मुझे मौका मिला। और मेरा उसके बाद मेरा जो जर्नी शुरू हुआ वो मीडिया में शुरू हुआ। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में मुझे काम करने की संधि मिली, और मैं वही करता रहा। और 2010 में मैंने ऐसा सोचा कि तब तक मैंने कोई एजुकेशन नहीं लिया था मीडिया का। 2009 में मैंने सोचा कि चलो हमें ये मीडिया में संधि मिली है तो थोड़ा सा उसके बारे में कोई एजुकेशन देते हैं, आगे जाके उसका कोई फ़ायदा हो जाएगा।
इसलिए मैंने जर्नलिज्म किया फिर 2009-10 में। और उसी टाइम मैंने सोचा कि यहाँ इसके बाद मैं कहीं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये 2010 में आपने सोचा? हाँ सोचा। और ठीक है। 2010 में मैंने वो डेली पुण्य नगरी का भी काम बंद कर दिया और 2010 से मैंने सत्यवेद नाम का मेरा एक खुद का मैगजीन चला शुरू किया। ठीक है, ये विचार आपके मन में क्यों आया कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगा? मुझे गवर्नमेंट में ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मिला था। वैसे वो जो जॉब था वो कैजुअली था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। अच्छा। लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो कैसा रहता है कि गवर्नमेंट में मुझे जो करना है उतना वहाँ उसको फ्रीडम नहीं मिलता। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से वो वहाँ काम करना पड़ता है। ठीक है। और जो मैं डेली पुण्य नगरी में भी काम करता था वहाँ वो प्राइवेट जॉब है, वहाँ भी ऐसा था कि उनके सिस्टम से हिसाब से वहाँ काम करना पड़ता था। वहाँ भी मुझे अगर कुछ अच्छी बातें लोगों के सामने लाना है वो पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। अगर कुछ अच्छी बात है लेकिन उनके हिसाब से वो उसे रुकवा दी जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अच्छा है मैं लोगों के सामने नहीं ले जा सकता, तो अगर कुछ अच्छा ही करना है तो खुद का कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। ये सोच के हिसाब से मैंने वो खुद का मैगजीन चलाना तय किया और खुद का 2010 में मैगजीन शुरू किया। 2010 में शुरू किया? हाँ। ओके, ठीक है। उसके बाद 2011 में उसमें थोड़ी सा मैं डेवलपमेंट करने लगा। 2011 में मैंने पहले मैगजीन शुरू किया, फिर वीकली शुरू किया, फिर मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू किया उसी नाम से, सत्यवेद एडवर्टाइजर्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव था, मैं आकाशवाणी में भी जॉब करता था, तो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी FM रेडियो चैनल्स को जो एडवर्टाइज बनाई जाती है वो मैंने बनाना शुरू किया। वो मेरा काम शुरू हो गया। ऐसे मैं 2015 तक फुल टाइम यही काम करता था, फुल टाइम। अच्छा, ओके। 2013 में मैंने एक मैगजीन बनाया था सांगली में, सेवा 2013 इस नाम का मैंने एक मैगजीन बनाया था। वहाँ उस टाइम 2013 में सांगली में एक बड़ा एग्जीबिशन भरा हुआ था। सोशल जो संस्था रहती है NGOs, उनका एक बड़ा सांगली में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा। उन्होंने वो भरवाया था। तो वहाँ सत्यवेद मीडिया पार्टनर करके वहाँ ज्वाइन हुआ था उनके साथ। ओके। और मीडिया पार्टनर बने थे तो उन्होंने उनकी स्मरणिका वगैरह कुछ नहीं निकाली थी, तो सत्यवेद ने ही उनका एक सेवा 2013 इस टाइटल से एक अंक हमने पब्लिश किया था। विनय सहस्त्रबुद्धे जी आए थे वहाँ उस टाइम, बच्चू कडू आमदार थे, उनके हस्ते ही उसका पब्लिश हुआ था वो मैगजीन। और उसका बहुत सारा सर्कुलेशन हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि सांगली में उस टाइम जो आदमी आए थे, जो संस्थाएं आई थी वो बहुत दूर दूर से पूरे महाराष्ट्र में से आई थी। अच्छा। तो बहुत जगह वो मैगजीन का जो अंक था वो बांटा गया था। ओके। उसकी एक कॉपी 2013 की सांगली के 94U हमारे ब्रांच में गई थी। अच्छा। और वो 2015 में ब्रांच के BM को कहीं पे ऐसे रद्दी में वो मिली। ओके। उन्होंने वो पढ़ी, उनको अच्छा लगा वो मैगजीन, वो उसके आर्टिकल्स, उसका जो ढांचा, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया। और उन्हें ऐसा लगा कि इसमें जो नाम उन्होंने उसमें मेरा पढ़ा और उन्हें लगा कि इसका PR अच्छा दिखता है और ये हमारे प्रोफेशन में आएगा तो कुछ तो अलग सा काम कर सकता है। और उन्होंने मुझे कॉल किया और तब मैं 2 व्हीलर लेके सांगली में घूम रहा था। अच्छा। और दोपहर को ऐसा ही मुझे लगभग 1:30-2 बजे के आसपास कॉल आया। मैंने आपका सेवा 2013 का मैगजीन मुझे मिला 2015 में, 2 साल बाद। मैंने वो पढ़ा है, वो बहुत अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपने जो वहाँ संकलन किया वो अच्छा है, आपका PR अच्छा दिखता है, आ जाइए यहाँ पे, हम बातें करेंगे, चाय लेंगे। मेरे दिमाग में अलग सी घंटी, उनके दिमाग में अलग सी घंटी। मेरे दिमाग में जो घंटी बजी वो ऐसी बजी कि मैगजीन चलाता हूँ मैं, चलो LIC का एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकलता है पता चलेगा। इसके हिसाब से मैं, उन्होंने बुलाया, उसका निमंत्रण स्वीकार किया और उनको बोला, सर जी बोलिए आपका मुझे आना है, आ जाइए 4 बजे। मैं 4 बजे पहुंचा। 4 बजे जब मैं ऑफिस में पहुंचा, LIC ब्रांच ऑफिस में 94U अभी जो मेरी ब्रांच है, तो उनके केबिन में गया, उन्होंने मुझे बिठाया, पानी दिया, चाय पिलाया और इधर उधर की बातें हो गई, क्या करते हो कैसे, जैसे आप अभी हमने बातचीत की
उस टाइम मैं आकाशवाणी भी जाता था, अप डाउन करता था। लगभग 17 साल मैंने अप डाउन ही किया है। अभी मैं 2 साल से संगली में रहने को गया हूँ। वो सब उनको बताया तो उन्होंने वो सब सुनने के बाद उन्होंने ही मुझे ऑफर दिया कि तुम हमारे LIC की प्रोफेशन में क्यों नहीं आते। अच्छा। तुम्हारा PR अच्छा है, अच्छा, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो तुम हमारे LIC में ज्वाइन हो जाओ। मैंने पहले ही टाइम उन्होंने जब मुझे ऑफर दिया उसी टाइम मैंने उनको इनकार कर दिया। क्योंकि मेरे मामा LIC में उससे पहले 20 साल से काम करते हैं और घर में एक आदमी है, वो मुझे कब टाइम मिलेगा। मैं मामा काम करते हैं एज एन एजेंट ही काम करते एजेंट ही काम करते थे और मुझे टाइम कब मिलेगा, मैं अप डाउन करने वाला। और मैंने इतना सारा मेरा ये पसारा रखा है तैयार करके, वो सत्यवेद मैगजीन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैंने एक NGO भी निकाला था। अच्छा। खुद का सत्यवेद फाउंडेशन नाम से उसका भी मेरा एक्टिविटी चल रहा था। तो मैंने वो सब वहीं पे मैंने नकार दिया उनको। अच्छा। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि तुम रुको, मैं एक अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर को बुलाता हूँ, तुम कुछ भी मत करो, तुम सिर्फ 1 घंटा निकालो दिन का, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 1 घंटा निकलना है, सब वो ही करेंगे, तुम सिर्फ उनके साथ फील्ड पर जाओ। उस टाइम भी मैंने उनसे नहीं बोला था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है अरुण कुंभार, उनको कॉल किया और उनको बुला लिया केबिन में और मेरी जान पहचान करवा दी। और उस टाइम अरुण कुंभार और मेरी कोई भी जान पहचान इसके पहले नहीं थी। और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया वहां पे, अरुण कुंभार की जब मेरी जान पहचान हो गई, उन्होंने मुझे पूछा नाम क्या है, गांव क्या है। और जब मैंने गांव बोला कि मैं देशिंग गांव का हूँ प्रॉपर, मैं अप डाउन करता हूँ, तो अरुण कुंभार बोले मैं भी उसी गांव का हूँ। तक मुझे भी नहीं पता था कि वो हमारे गांव के हैं। अच्छा, मतलब वो सच में आपके गांव के? हाँ, वो देशिंग यानी वो खरसिंग देशिंग का हमारे पास अभी आते समय हमें जो बीच में यहाँ से 3-4 किलोमीटर जो गांव लगा, उस गांव के वो है। अच्छा। वो सीखने के लिए यही गांव पे आते थे, हमारे स्कूल में ही वही पढ़े हैं। अच्छा। तो उस टाइम उन्होंने जब ये बोला तब कनेक्टिविटी हो गई और उन्होंने थोड़ा सा फोर्स करना शुरू किया, नहीं चलो आधार पैन निकालो, फॉर्म भरते हैं। ऐसा सब होने के बाद उन्होंने फॉर्म भर दिया, मुझे इतना सारा पढ़ने के लिए दे दिया, जाओ परीक्षा देनी है, एग्जाम देनी है, ये सब कह के। तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। परीक्षा का एग्जाम का उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके फिक्स कर दिया, मुझे बोल दिया कि जाओ कोल्हापुर एग्जाम दे आओ। मैं बाहर पड़ा वहां से चाय लेकर, मुझे वो जो निकालना था वो मैंने निकाल लिया। एडवर्टाइजमेंट का सब पूछताछ कर लिया, यहाँ से कुछ होता नहीं ऐसा मुझे वहाँ समझ में आया। जो भी कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है वो सेंट्रल ऑफिस से होती है या डिवीजन ऑफिस से। मैं वहाँ से निकल पड़ा और मैंने वहाँ उस टाइम का छुटकारा पाया उस टाइम से। लेकिन बाहर पढ़ने के बाद वहाँ से उन्होंने फॉलोअप शुरू कर दिया। अच्छा, एग्जाम जाना है आपको, मैंने तारीख ली है, पढ़ाई चल रही है नहीं। लिटरली मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, मैंने वो एग्जाम भी मिस कर दी। अच्छा, जानबूझ के गया ही नहीं मैं। फिर से जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आ रहा था, वैसे ही जो ब्रांच मैनेजर थे लोंढे साहब, उनका भी फोन आना शुरू हो गया। अच्छा, राहुल क्या तूने वो एग्जाम नहीं दी? क्यों नहीं दी? दोबारा पैसे भरना पड़ेगा, फिर से दे दो। फिर से कुंभार सर ने खुद का पैसा डाल के फिर से एग्जाम का अपॉइंटमेंट निकाला। तो मैंने सेकंड टाइम ऐसा सोचा कि चलो एक बार दे आते हैं, फेल हो जाएंगे तो छुटकारा पा सकता हूँ। तो मैं फेल होने के इरादे से वो एग्जाम करने गया था। अच्छा, पास हो गए पास हो गए और अटक गया। हाँ। तो ऐसा सोचा उस टाइम पहली बार, चलो अब पास होने के बाद वो पीछे पड़ गए, चलो कॉल निकालो, मैं ज्वाइन कॉल को आता हूँ। मैंने नजदीक वाले 2-4 लोगों को कॉल किया, जान पहचान वाले रिश्तेदार। इसके आगे का स्टोरी मैं आपसे सुनता हूँ। अस्मिता जी आपका नाम बड़ा, आपके गांव का नाम देशिंग है और ये देशिंग गांव में आपके हस्बैंड जो है वो डैशिंग इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया। डैशिंग इंश्योरेंस एडवाइजर।
आप वैसे क्या करती हैं? आप हाउसवाइफ हैं? हाउस वाइफ हाँ? हाउस वाइफ पहले कुछ काम करती थी या? हमारी ऑफिस में जाती थी। अच्छा, आप अपने ही ऑफिस में जाते थे। ओके, तो अभी आप घर संभालती हैं। हम्म, सर, आप तुम्ही काय काम करताय? खेती खेती, फुल खेती, खेती किसानाचा मुलगा, हो. टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर, हम्म. राइट? होय. फैंटास्टिक। हाँ, तो अब आप बताइए कि आप जो है, जब आप चालू हो गया आपका भी, आपके अरुण जी ना, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके साथ काम करना, उन्होंने आपके साथ अपॉइंटमेंट पे आना शुरू किया। तो ये जो शुरुआती जो आपका दौर था, आपके दिमाग में कभी ऐसा फिट हो गया कि भाई अभी मेरे को एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर काम करना है? कितने समय के बाद ये फिट हो गया? नहीं, उस पहले टाइम तो कुछ भी फिट नहीं था. मैंने ऐसा ये सोच लिया. 2015 की बात हाँ, है। 2015 की बात है. ठीक है। लेकिन एग्जाम पास होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी ये मुझे मिला है, तो कुछ तो करते हैं. कुछ तो करते हैं। ओके। और उस टाइम में आकाशवाणी भी में जाता था, ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर के तौर पर. तो मैंने वो काम स्टॉप कर दिया. ओके। और ऐसा सोचा कि जितना मुझे वहां पे आउट मिलता है उतना अगर मैं यहाँ से पाऊं तो भी मैं सेटिस्फाई हूँ. और उतना मुझे जो मिलता है इसमें मेरा इरादा ये था कि मेरा ट्रैवलिंग का जो खर्चा है इतना निकलेगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा. ओके। यही मेरी सोच थी पहली बार. तो पहले साल में मेरे 12 पॉलिसी हो गए. लगभग 70,000 मेरा 70,000 का कमीशन था पहले साल का. पहले साल का। ओके। तो थोड़ा सा मतलब मैं ट्रैवलिंग का खर्चा निकल गया आपका। हाँ, तो वैसे ही थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया. सेकंड साल, दूसरे साल में 12, पहले साल 12 पॉलिसी, दूसरे साल में 18 पॉलिसी. 18 पॉलिसी हो गई। और कमीशन डबल हो चुका था, 1.5 लाख। 1.5 लाख. तब मेरे दिमाग में वो घंटी बजी कि अरे यहाँ मैं कुछ तो अलग कर सकता. ओके। और मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, उनका बहुत डेडिकेशन है. मैं उनसे भागता था, वो मेरे पीछे पड़ते थे. तुम्हें काम करना है, तुम्हारा पीआर अच्छा है, तुम एमडीआईटी बन सकते. मेरे पहले दिन से वो ठान लिया कि मुझे सपोर्ट करेंगे. तो दूसरी साल जब मेरा कमीशन बढ़ गया तब मुझे वो थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं कुछ तो अच्छा कर सकता हूँ. तो थोड़ा से उसके बाद मैंने थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिया. उनका जो ट्रेनिंग है वो उनके साथ बैठना, बातचीत करना, अलग अलग ट्रेनर को फॉलो करना, कुछ भी लिंक भेजते थे तो उनको सुनना. ऐसे करते करते 2018-19 साल में उन्होंने मुझे बोला कि इस साल तुम्हें एमडीआईटी करना है. मैंने उस साल ट्राई किया. 50% मेरा लगभग हो चुका था. अच्छा। और 50% मेरा बाकी था. और 50% जो बाकी था उसका मेरा काम हो चुका था, चेक भी कर चुका था. लेकिन दिसंबर के लास्ट के वीक में वो अटक गया था मेडिकल में. इसकी वजह से 2018 में मेरा 19 हो गया. अच्छा। लेकिन वो प्रपोजल मैंने जनवरी में कंप्लीट कर दिया. और 2019 में वो एमडीआईटी होने से पहले सर ने मुझे बोला कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, वो आप नहीं मानोगे. तो पुणे में जाओ, 3 दिन रहो. और वहाँ एक ट्रेनिंग चलता था मुकेश जोशी का. ओके। उनको अटेंड करो. ओके। उस टाइम उसकी फी 10-15 हज़ार रुपये थी. ठीक है। तो मैंने वो उनका सुना और मैं पुणे गया. 3 दिन स्टे करके मैंने उनका वो सेशन पूरा किया. बेसिक कोर्स था वो आईओई का. ओके। और शाम को जब वो सेशन खत्म होता था तो मैं सर को फोन करता था और बताता था, सर जी जो आप वहाँ बताते थे वही यहाँ आके सुन रहा हूँ. अलग सा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे भी दिए है तो इसकी कीमत अब पता चल रही है. और उसी साल मेरा एमडीआईटी कंप्लीट हो चुका था. फैंटास्टिक। 2019। तो आपका ये पूरी जर्नी में पहला एमडीआरटी जो है 2019 में हुआ. 2015 में आपकी जर्नी शुरू हुई. 2019, 4 साल बाद आपका पहला एमडीआरटी हुआ. टोटल आपका हाईएस्ट अचीवमेंट एक साल में कितना रहा है? मेरा डबल एमडीआईटी हुआ था. डबल एमडीआरटी. और मैं सीओटी के लिए ट्राई कर रहा था. अच्छा। लगभग 10-15 लाख मुझे उस टाइम सीओटी के लिए कम रह चुके थे. उसमें से शॉर्टफॉल एक 5 लाख का निकल गया, लेकिन 10 लाख शॉर्टफॉल रह गया. उसकी वजह से मेरा सीओटी नहीं हुआ, नहीं तो मैं उस साल सीओटी हो पाता. फैंटास्टिक. तो ये जो आपकी जर्नी रही,
ये जो आपने एमडीआरटी किया, डबल एमडीआरटी किया, 2015 के बाद बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस Yes. आपके लाइफस्टाइल में किस प्रकार से बदलाव आया? हाँ, वो बहुत अपग्रेड हुए आपकी लाइफस्टाइल? बहुत तेजी से बदलाव आया। बहुत तेजी से आया। 2015 में जब मैंने काम शुरू किया तब मेरे पास पुरानी गाड़ी थी जो हम अब मेरे पिताजी के पास है। ओके, कौन सी तब तक गाड़ी थी? वो स्प्लेंडर स्प्लेंडर जो 2007 मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल 7 में ली थी। ओके, मुझे अप डाउन करने के लिए मैं वही यूज करता था। अच्छा। और इनके लिए यहाँ पे एक लोकल छोटी सी यहाँ सुजुकी सुमोराई लेके दी थी खेती में जाके जाने आने के लिए। हाँ, मोटरसाइकिल। ओके। लेकिन 2015 में मैंने ये एजेंसी ली और उसी टाइम एक घर का भी काम शुरू था। 14 में शादी हो गई ओके, तो थोड़ा सा वो स्ट्रगलिंग का पीरियड चल रहा था। उसी टाइम मैंने पहली बार 2 व्हीलर ली 2015 नवंबर में। मार्च की मेरी एजेंसी है, नवंबर में 2 व्हीलर ली शाइन। उसके बाद 16 में मुझे लड़कियां हुई 2016 में। ओके, और 2017 में मैंने पहली मेरी जिंदगी की 4 व्हीलर ली। 2017 में 17 में 4 व्हीलर। यही किया करेंस? नहीं, 2017 में मैंने VXI वैगनर टॉप मॉडल ली थी वैगनर उस टाइम की। ओके, ओके। वो मैंने 4 साल यूज की 2021 तक। उसका लगभग 1 लाख तक मैंने रनिंग किया था। और 21 में मैंने वो एक्सचेंज करके फिर वैगनर LXI में CNG मैंने ले ली। ओके, वो मैंने लगभग 2 साल या 2.5 साल उसका यूज किया। उसका भी लगभग 85,000 का किलोमीटर मैंने किया रनिंग। और वो एक्सचेंज करके मैंने अभी करेंस ली। अभी ली? हाँ। कितना समय हो गया लेके? करेंस लेके अभी 2 साल हो गए इस 31 तारीख को। और आपने कुछ ऑफिस भी लिया है? हाँ, ऑफिस 2021 में लिया है। ऑफिस जो लिया है वो 2020 में मैंने परचेस किया। 21 में मुझे पोजीशन मिला। 2021 में लिया हाँ, आपने? पोजीशन 2025 में मिला? नहीं, 2020 में लिया था। अच्छा, 2021 में पोजीशन मिला। अच्छा। वो वेल फर्निश्ड आपने अभी देखा ही है। वेल फर्निश्ड मैंने बनाया। हाँ। और उससे पहले मेरा ऑफिस था। ओके। लेकिन वो रेंट पे था। रेंट पे था, ओके। हाँ, 2011 से मेरा ऑफिस खुद का था। लेकिन वो रेंट पे था। रेंट पे था, ओके। बहुत बढ़िया। आपका ऑफिस मैंने देखा, बहुत अच्छा ऑफिस है। आनंदा ना, आनंदा यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका क्या रोल होता है आपके साथ में? कब से काम कर रहे हैं? थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दीजिए। आनंदा मेरे से 2019 से जुड़ा हुआ है। 2019। हाँ, मेरा पहला MDRT हो चुका था। उसके बाद से वो मेरे पास है। उस टाइम से मेरे साथ काम करता है। सभी बैक ऑफिस का काम वही देखता है। मैं खाली साइन करता हूँ। जो भी पेपर लाना, प्रपोजल की इन करना, सभी सर्विसिंग का काम वही देखता है। और ऑफिस में मेरी साली है। पहले बीवी देखती थी, अभी साली देखती है। वो जो बैक ऑफिस का है, जो रिन्यूअल वगैरह कलेक्शन है, उसका मैसेज करना, फ़ोन कॉल करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, उसका जो भी काम है वो देखती है। और आनंदा का काम, आनंदा से काम करना, ऑनलाइन मॉड्यूल जो है LIC का वो अच्छा करता है। जो भी कोई फॉर्मेलिटीज़ है प्रपोजल पूरा करने में या फिर कोई लोन वगैरह हो, कोई भी सर्विसिंग हो, वो सब काम बैक ऑफिस का जो है वो आनंदा ही देखता है। वो सुबह से शाम तक मेरे साथ ही रहता है। वो गांव से सांगली अप डाउन करता है। जब हम अप डाउन करते थे अभी 2 साल पहले, हम दोनों जाते थे, दोनों आते थे। अब मैं 2 साल से वहाँ रहने गया हूँ। वो अभी अकेला अप डाउन करता है। उसके लिए एक सेपरेट बाइक है उसके पास। सो आनंदा, जितना भी आनंदा ऐप का काम है सब आप संभालते हो? 2019 से आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो आपको आनंद आ रहा है इनके साथ काम करने में? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। आनंदा को आनंद आ रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू। लेकिन ऑफिस आपने बहुत अच्छा बनाया। यस, थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जो गाड़ी ली है वो गैलेक्सी क्लब जो मुझे मिला 2023 में। हाँ। उस गैलेक्सी क्लब मेंबर से मैंने कार ली है। बहुत उसका जो एडवांस मिलता है उसमें से कार ली है। और मैं आपका गांव देख रहा हूँ, बड़ा प्यारा गांव है आपका। यस। और आप कुछ बता रहे थे कि बगल में कुछ किला भी है आपके? किला है, हाँ। नजदीक में किला है। वो किला की क्या कहानी है? वो हमारे यहाँ के घोरपड़े सरंजामदार नाम के यहाँ के संस्थानिक थे। उनका वो किला है। ओके। अभी उनके यहाँ कुछ लोग रहते हैं। वो खेत में रहते हैं। उन्होंने अपने अपने बंगलोज बनाए हैं। कुछ लोग बाहर रहते हैं, कोल्हापुर, संगली ऐसे सिटी में, क्योंकि नई जनरेशन जो आई है वो कुछ बिजनेस या नौकरी में है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अस्मिता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 से आप जब से आई हैं
राहुल जी के साथ। तो 2014 से लेके अब तक इन्होंने जो ग्रोथ की है, आपके हिसाब से ये ग्रोथ ठीक है या आपको लगता है नहीं बहुत कम की है? ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ, अच्छी ग्रोथ कर लिया मतलब। इसका मतलब आप खुश हैं, इनकी ग्रोथ से आप खुश हैं, अच्छी ग्रोथ की है। आपके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिव था LIC को लेकर, लेकिन अभी नाउ यू आर पॉजिटिव। आपका माइंड जो है जी। बहुत सारे जैसे आप थोड़ी सी नेगेटिव थी इसकी एजेंसी को लेकर, वैसे हो सकता है कि इस वीडियो को कोई ऐसा इंश्योरेंस एजेंट देख रहा हो जिसकी वाइफ इस वक्त उसके बिजनेस को लेकर, उसके काम को लेकर थोड़ा सा अपसेट है। आप उसको कुछ मैसेज देना चाहोगे? तो वो दिखाएगा अपनी बीवी को, देखो क्या बोलना चाहोगे आप? इसमें कुछ बुरा नहीं है, सभी अच्छा ही है। वो ऐसा मेरे जैसा क्या बोलते हैं सोचना मत उनको, यही कहूंगी। फैंटास्टिक। वो जैसे ही वीडियो को देखेगा ना, भाग के जाके अपनी वाइफ को दिखाएगा, तो देख राहुल कुलकर्णी का वीडियो देख। फैंटास्टिक। राहुल, जब आपने शुरुआत में ये सब काम करना शुरू किया, तो अभी अच्छी बातें तो निकल के आ रही हैं कि आपने MDRT किया 2019 में, फिर बाद में डबल MDRT किया। लेकिन ये जो शुरुआती आपके 3-4 साल गए MDRT करने से पहले, उसमें आपका कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड था, क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, क्लाइंट मिलने के लिए या फिर बिजनेस को आगे इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ चैलेंजेस आए हैं आपको? नहीं सर, उस टाइम चैलेंजेस ऐसे नहीं थे, क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम कम था। उस टाइम मेरा फोकस मेरे मीडिया के बिजनेस पे था, और मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे वो मुझे डाइवर्ट करना चाहते थे, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से वो 2-3-4 मैं मिस कर गया। अगर मैं जब वो मुझे बोलते थे तभी अगर मैंने फोकस किया होता तो मेरा 2019 में जो MDRT हुआ वो मैं 2016 में ही कर पाता। मतलब आप सक्षम थे ये काम करने के लिए? Yes. इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हुआ क्या कि वो मुझे बार बार बताते थे, वो MDRT क्या है यही पता नहीं था। जब ये पता ही नहीं था तो इसके बारे में सोच ही दूर की बात है। जब वो पता चला कि MDRT क्या है, तो वो समझ में आने के बाद उसके लिए काम शुरू हो गया। तब तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। तुम्हाला विचारतो मी, माईक घ्या तुम्ही, अशी कोणती गोष्ट आहे जी राहुलनी केली आहे आणि तुम्हाला त्याच्यावर गर्व आहे? कार घेतली त्याच्यावर गर्व आहे काय? खूप मोठा बिझनेस केला त्यावर गर्व आहे? तुम्हाला कशावर गर्व आहे राहुलसाठी? गर्व कशावरच नाही, करतो तर चांगल्यासाठीच करतो. हा. आणि त्याचं बेड झालेलं होतं, शिक्षक व्हायचं होतं. हा. त्यामुळं ते काय लक लागली नाही, म्हणून त्यानं हा बिझनेस स्वीकारला. बाकीचं काही नाही. पण तुमचा काय असं तुमच्या दिमागामध्ये असे आहे की आणि आणखीन खूप मोठा व्हावा, हे केलं पाहिजे, असं तुमच्या दिमागामध्ये आहे काय? केला तर चांगलंच आहे. प्रगती चांगली होईल प्रगती हीच चांगली, आमची प्रगती चांगली. अपेक्षा आहे. नेहमी आमचे आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आशीर्वाद आहे. आहे. हा. सर, तुम्हाला काय कोणता मुवमेंट असा गर्व येतो तुम्हाला की गाडी घेतली आणि मला कशाचाही गर्व वाटत नाही. तो करतोय तो चांगलं करतोय, हा. एवढाच सन्मान आहे, बाकी काही नाही. चांगल्या लाईनीवर चांगलं आहे, लाईनवर आहे, चांगल्या माणसात आहे, सगळ्यांना मिळून मिसळून आहे, हे महत्वाचं आहे. खूप छान. कुणालाही तुटून बोलणार नाही, समजून सांगणार, हे महत्वाचं आहे. ते महत्वाचं आहे. खूप मोठी गोष्ट है. आपको कोई ऐसा है, कोई चीज़ पे आपको गर्व होता है अपने हस्बैंड के ऊपर, प्राउड होता है कि भाई मेरे हस्बैंड ने इस वजह से मुझे गर्व है अपने पति पे, ऐसी कोई बात है आपके दिमाग में जो आप बोलना चाहती हैं? उनकी सभी बातें उन पर गर्व आता ही है। सभी बातें अच्छी है। ऑलराउंडर है। फैंटास्टिक। कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि ये चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो और बढ़िया? वो हर वाइफ की होती है ना, समय नहीं दे पाते वाइफ को। तो ये दिक्कत आपको भी आती है? हाँ,
और कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये हैबिट इनकी थोड़ी बदलनी चाहिए? समय तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कोई हैबिट के बारे में आप बोलना चाहेंगे कि भाई ये हैबिट में थोड़ा बदलाव आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई नहीं है? नहीं। छुपा रही हैं आप? नहीं। फैंटास्टिक। आपको राहुल क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो सका? सक्सेसफुल का एक ही राज है सर, मुझे जो आदत है लोगों से मिलना, उनसे जान पहचान बढ़ाना, पीआर डेवलप करना, वो मुझे मीडिया से लग चुकी है। ओके। मैं कहाँ भी घुस जाता हूँ, किसी भी मिलता हूँ। ओके। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, वो आईपीएस हो, आईएएस हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, मुझे किसी को मिलने में कैसी भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होती। मैं जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ जो भी कुछ मेरा जो मैंने पीआर डेवलप किया है, वही वजह है कि इतना अच्छा मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। ओके ओके। और एक इंश्योरेंस एडवाइजर में ये खूबी होनी चाहिए। हाँ। आप अपने आप को क्या बोलते हैं राहुल? इंश्योरेंस एडवाइजर बोलते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप अपने आप को? आप सिर्फ इंश्योरेंस करते हैं या और भी कोई प्रोडक्ट करते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ इंश्योरेंस ही करता हूँ, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस में ही काम करता हूँ। मैं खुद को एडवाइजर नहीं बोलता, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फैमिली वेलफेयर कंसल्टेंट बोलता हूँ। ओके ओके, फैंटास्टिक। और मेरा जो फोकस रहता है वो किसी भी प्रोडक्ट बेचने में नहीं रहता। ओके। और सामने के लोगों को एजुकेट करने का फोकस रहता है, या फिर उनको सॉल्यूशन दे सकूं मैं ओके। उनके प्रॉब्लम का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। ओके। उस पर मेरा फोकस रहता है, और उसी लिए मैं बार बार ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। ओके। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर से टच में रहता हूँ। हर रोज मेरी उनसे बात होती रहती है, कुछ नया नया कंसेप्ट वो मुझे बताते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका पहला क्लाइंट ऐसा था आपको मिला 2015 के बाद, जिसने आपको एक अच्छा बिजनेस दिया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया उससे? सांगली में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब मेरा पहला एमडीआरटी हुआ ना, तो उस टाइम उन्होंने मुझे बड़ा बिजनेस दिया। लगभग उस टाइम उन्होंने मुझे 2 पार्टनर है, उनको मैंने एनुअली 17 लाख का प्रीमियम बेचा था। 17 लाख का? हाँ। क्या है ये प्रीमियम? ये व्यक्ति क्या है? उनका इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है। हाँ। कौन से साल की बात है ये? 2018-19 की। जब भी आप एमडीआरटी बने उस टाइम। अच्छा, ओके। सबसे बड़ा उनका नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अभी इसमें नाम नहीं। हाँ। ओके, ठीक है ठीक है। तो वो जो क्लाइंट आपको मिला उसने आपको हिट दे दिया? हाँ। व्हाट वाज द प्रीमियम? कितना प्रीमियम था? 17 लाख का प्रीमियम था लगभग। 17 लाख का। 17 लाख का आपको एक ही आदमी ने प्रीमियम दिया, तो वो एक बड़ा प्रीमियम। उसी से आप एमडीआरटी हो गए? हाँ, उसी से मैं उस साल एमडीआरटी हो चुका। वो 17 लाख तो आया, बाकी का काम भी मेरा जो था वो उस टाइम अच्छा हुआ था। और मेरा जो लगभग क्लाइंट बेस है वो डॉक्टर प्रोफाइल में बढ़िया है, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, आईटी सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ लोग, मैं गांव से हूँ तो गांव के खेती करने वाले भी लोग, उनसे भी कनेक्ट में रहता हूँ। गांव में पिताजी के भी अच्छे संपर्क है सब लोगों से। वो भी पॉलिटिशियन में उन्होंने काम किया हुआ है 10 साल, उनका भी संपर्क अच्छा है, तो उनके नाम से भी मुझे पहचानते हैं, तो उनके नाम से भी कुछ बिजनेस आ चुका है मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है? कैसे बनाते हैं आप रिलेशनशिप? मैं क्या होता है, मैं जब किसी भी आदमी को जो मेरा जान पहचान का नहीं है उसे जब मिलता हूँ, तो उसे जब मैं मिलता हूँ तो उससे मैं जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ उसकी। बीच बीच में उनको फ़ोन कॉल करना या फिर उनसे मिलते रहना, जान पहचान बढ़ाना उनसे। मैं जो मीडिया का करने का पर्पस क्या होता है कि रिमाइंड कराना? हाँ, इन जनरल कैसा रहता है कि मैं मीडिया में काम करता हूँ। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बातचीत करना। अगर मैं किसी, मान लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाके बैठता हूँ उनके टेबल पे, तो जनरली मेरा कार्ड देता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो उस टाइम कैसा होता है कि अभी मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज किया है।
पहले मैं क्या करता था कि मेरे मीडिया का कार्ड लेके जाता था, अच्छा। तो मुझे एंट्री इमीडिएट मिलती थी। अब थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अब मैं वो कार्ड में भी मैंने दोनों बाजू पे आगे पीछे वो प्रिंट करवा लिया है। ओके, ऊपर मीडिया नीचे हाँ हाँ, नहीं पीछे पीछे और आगे ऐसा। और ऊपर मीडिया मेरे LIC है। LIC का मैंने कहीं भी मेरे, अब आपने अगर मेरा विजिटिंग कार्ड देखा तो उस पर LIC का लोगो ही नहीं है। अच्छा, ओके, सिर्फ मेरा नाम है, सिर्फ नाम है। ओके। मैं मेरे नाम का ब्रांड लेके जाना चाहता हूँ। LIC तो बड़ा ब्रांड है, उसका नाम बताने से मेरा ब्रांड नहीं बनेगा। LIC तो LIC है ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहले मुझे ब्रांड बनाना पड़ेगा, फिर LIC है। मैं क्या लोगों को दे रहा हूँ ये लोग नहीं पूछेंगे, उनको पता है LIC है, अच्छा है। लेकिन मैं जो बातें बताता हूँ उनको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, मुझे अपडेट रहना चाहिए, नया नया सीखते रहना चाहिए। और जब मैं नॉलेज जब किसी को मिलता हूँ उसके बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्थ साक्षरता, इसके बारे में जब डिस्कस करता हूँ, या मनी मैनेजमेंट, तो वो उसके बारे में सुनने के लिए और जानने के लिए एक्साइट होता है। उससे वो जान पहचान बढ़ती है, वो टाइम देता है, कुछ तो नॉलेजेबल मैं दे पाता हूँ, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। और आगे जाके वो खुद पूछता है कि चलो कब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मुझे समझाओ ये टॉपिक क्या है। और जब उसको टॉपिक समझ में आता है तो वहाँ कॉल क्लोज होता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। राहुल, आपके घर में आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, आपकी वाइफ है। अब वैसे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है वही सक्सेसफुल बनता है। यस। आपको क्या लगता है? नो डाउट आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आप थोड़ा ज़्यादा श्रेय देना चाहते हो कि भाई इस व्यक्ति की वजह से मेरे को जो है बहुत कॉन्फिडेंस मिला, या मेरे सक्सेस के पीछे इनका थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब लोगों का सपोर्ट है। क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है, जाने का टाइम नहीं, आने का टाइम नहीं। कब जाएंगे पता नहीं, कब आएंगे वो भी पता नहीं। तो सब उसमें सपोर्ट ही करते हैं, सिर्फ पूछते हैं कब आओगे, कब जाना है। करेक्ट। इसलिए उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करना पडतं. परफेक्ट. तुम्हाला विचारणार मी, आता तुमच्या दिमागात काही गोल आहे का? माझ्या मुलांनी हे तर करायचं, हे हासिल करायचं, हे चीज बनवायची, असं काय दिमागमध्ये गोल आहे? कारण कसं आहे, त्यानं केलेलं आहे ते भरपूर केलेलं आहे आणि करतोय त्यामध्ये आपण त्याच्या पाठीशी आहे. हां, त्यामुळं काही कमी काय स्वप्न नाही तुमचं? काय स्वप्न नाही? स्वप्न कशाचं? काही तो करतोय त्यात यश आहे, भरपूर यश आहे, तर त्यामध्येच त्याच्या यश आहे. पाठीमागं आपण आहे. आपण काय शेतीच करतोय, त्यामुळे काय प्रश्नच नाही. असं नाही काय एक मुंबईत जाऊन एक मोठा घर बनवायचं, मुंबईची इच्छा आहे. आणखीन एक मोठी कार घ्यावी, तो करल. तसं काय नाही? नाही तो करल ते त्याच्यावर, आपणार काय नाही. आपण तुम्हाला करल त्याच्या पाठीशी आहे आपण. हा, तुमच्या काय स्वप्नात आहे? प्रामाणिकपणाने काम करते ते चांगलंच आहे ना आम्हाला. चांगलंच आहे. त्याची प्रगती होऊ दे, त्याला आयुष्य चांगले मिळू दे. अवंती ना? अवंती, हिंदी आती है आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हिंदी अच्छी आती है। हाँ। अवंती, आपको बड़ा होके क्या बनना है? कलेक्टर। कलेक्टर बनना है, बहुत बढ़िया। और रेवती ना, रेवती, रेवती आपको बड़ा होके क्या बनना है? पुलिस। हाँ, पुलिस। पुलिस बनना है, वेरी गुड। पढ़ाई करते हो फिर आप उसके लिए बहुत ज्यादा? पढ़ाई करते हो आप दोनों? पढ़ाई करते हो? पापा की बात मानते हो? पापा धुलाई करते हैं, मस्ती करते होते? हाँ? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन राहुल आपसे पूछना चाहूंगा, यहां से आगे आपका क्या गोल है? किस गोल पर काम कर रहे हो आप? TOT का गोल है सर। TOT का आपका गोल है, ओके। क्या लगता है आपको कब तक TOT आप कर लोगे? आप 2 साल में हो जाएगा सब। अगले 2 साल में आपका इस साल COT का टारगेट है। इस साल COT का टारगेट है, ओके। अभी आपके पास समय है। अभी प्रयास शुरू है। अभी कुछ बड़े प्रपोजल हाथ में है, कुछ डाले हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में है। सर ने भी आपको कुछ देर पहले बताया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रयास तो चल रहा है। टारगेट लेके काम करना ये मेरे दिमाग में नहीं रहता। ओके। मैं नेचुरली काम करने पे ट्रस्ट करता हूँ। जो नेचुरली काम आता है वही करता रहता हूँ।
और कौन सी शक्ति है मुझे पता नहीं, वो सब मेरे हाथ से करवा लेती है। टारगेट पूरा हो जाता है हाँ, आपका। हो जाता है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया राहुल जी। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके घर पे आके, पॉजिटिव वाइब्रेशन yes. है आपके घर के अंदर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली आपका जो गोल है विद द ब्लेसिंग ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, डेफिनेटली आपका गोल अचीव होगा। थैंक यू वेरी मच, आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।